हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनसेट क्लासेस में। तो आपके यूपी बोर्ड की तैयारी मैं आशा करता हूं कि खूब अच्छी चल रही होगी, धूमधाम से चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं जो केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड में जो हर साल प्रत्येक चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे। देखिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो होता है हमारा वो सॉलिड स्टेट है, यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से जो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके विषय में आज देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। परमाणुओं की संख्या को जो Z से रिप्रेजेंट करते हैं आप सभी को पता होगा। तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका जैसे कि हमारी एससीसी में हमारे परमाणुओं की जो संख्या होती है बेटा Z बराबर वो जो होती है वो 1 होती है। एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एक होता है बीसीसी में हमारी Z बराबर यानी कि परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। और एक एफसीसी होता है, उसमें परमाणुओं की संख्या Z बराबर जो होती है वो 4 होती है। क्लियर? और एक होता है ईसीसी, उसमें भी परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितनी होती है? हमारी 2 होती है। क्लियर? जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो इस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल वगैरह बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। तो इसमें आपने देखा कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है और ईसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ये 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगर इसे आप याद नहीं रखते हैं तो आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना या घनत्व के सूत्र की गणना। यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र क्या है। देखिए, इसमें जो घनत्व को डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसमें रो से रिप्रेजेंट करते हैं घनत्व को। किससे? रो से। तो इसका सूत्र क्या होता है कि रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की 3 इंटू एन ए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि Z जो होता है, Z बराबर होता है परमाणुओं की संख्या। तो ये सूत्र है रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की 3 इंटू एन ए। या आप शॉर्ट इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि रो इक्वल टू जम बटे आना। जम बटे आना, ये ZM हो गया बेटा जम और ए की 3 इंटू एन ए क्या हो गया? आना। क्लियर? ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर Z बराबर परमाणुओं की संख्या हो जाती है, M बराबर जो द्रव्यमान होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, और ए की 3 जो होता है वो आयतन होता है। यहाँ पर V आयतन नहीं होता है, यहाँ पर ए की 3 होता है, यानी कि V आयतन यहाँ पर नहीं होता, ए की 3 जो होती है वो आयतन होता है। और Na बराबर जो होता है वो होती है आपका आवोगाद्रो संख्या। Na बराबर क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल जरूर याद रखना है। जब तक आप इस सूत्र को याद नहीं रखेंगे आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्येक एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी की गणना करना। या गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है पैकिंग इफिशियंसी बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की क्यूब इंटू 100। ये सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि प्रत्येक एकक कोष्ठिका की जो आप संकुलन क्षमता निकालेंगे वो इसी सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र क्या है हमारा? पैकिंग इफिशियंसी बराबर यानी कि Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की क्यूब इंटू 100। यहां पर मैं आपको बता दूं कि Z बराबर वही परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है। ये Z का मान सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया कि
HCC के लिए परमाणु ये Z का मान 1 होता है, इसी तरीका से BCC के लिए Z का मान 2 होता है और FCC के लिए Z का मान 4 होता है। ये आपको याद रखना है, तो जिसके लिए भी पूछेगा वहीं पर उसका मान पुटअप कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू जो है वो आपके एक गोले का आयतन। अब आप सोच रहे होंगे गोला क्या लेना है, गोला बोले तो यही परमाणु, क्या परमाणु का आयतन, क्लियर। तो इसी तरीका से एक ही क्यू जो बराबर है वो क्या है, आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन लेना है। एक ही 3 बराबर क्या लेना है, आयतन, और गुणा 100 यानी कि परसेंटेज में आता है तो इसलिए क्या लेना है, गुणा 100 लेना है, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये आपको सूत्र अति आवश्यक याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z इनटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन A की क्यू इनटू 100, क्लियर। यहाँ पर मैंने बता दिया कि Z बराबर परमाणु की संख्या 4/3 पाई आर क्यू जो एकक गोले का आयतन है हमारा, और A की 3 जो है वो आयतन होता है, क्लियर। और Z का मान आपको यहाँ से लगाना है, HCC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है और FCC के लिए 4 होता है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका जो कि हमारी HCC, BCC और FCC होती है के संकुलन क्षमता क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले HCC की पैकिंग इफिशियंसी जो हमारी क्या होती है, वो होती है 52.4%। कितनी आती है निकल के, 52.4%। इसी तरीका से जब BCC की संकुलन क्षमता की आप गणना करते हैं बेटा, उम्मीद है कि आप सभी पे आती होगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसकी होती है बेटा 68%। कितनी होती है, 68%, ध्यान दें 68% होती है बेटा। और इसी तरीका से FCC की जो संकुलन क्षमता निकल के आती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी, वो आती है 74%। कितना आती है, 74%। ये आपको प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि HCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%, और BCC की संकुलन क्षमता 68% होती है, और FCC की संकुलन क्षमता बेटा जो 74% होती है। देखो ये कभी कभी निगमन करने को आ जाता है कि कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्लियर। तो इस चीज को नोट कर लेना है। ये वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको जो हर साल किसी ना किसी सेट में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप 12th क्लास की यूपी बोर्ड जो तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं, ठीक है। कुछ ही पल बाकी है, यानी कि कुछ ही दिन बाकी है जो आपको बॉर्डर पे जाना है। ये बिल्कुल वो तैयारी चल रही है बॉर्डर की, जो लड़ाई छिड़ने वाली है 16 फरवरी 2023 में, क्लियर। तो अब आपको यूपी बोर्ड में जाना है, वहां पर एग्जाम देने के लिए, जहां पर आपका सेंटर होगा। तो आपको पहले चैप्टर का ये वाला सारा निचोड़ में आपको दे रहा हूं, ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूछे जाते हैं हर साल किसी न किसी सेट में आपसे, क्लियर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष, क्या शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष की परिभाषा क्या है, शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर क्या है, इनके उदाहरण क्या है, उदाहरण से परिभाषित करना है, अंतर स्पष्ट करने इनमें। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, हर बार आप उठा करके देख लीजिएगा। प्रीवियस जो पेपर है आपके, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष क्या है। आप पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जो हमारे क्रिस्टल में से जो आयन होते हैं वो पूर्ण रूप से क्रिस्टल जालक को छोड़ करके चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिस कारण उसमें कुछ रिक्तियां यानी कि रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को रिक्तिका या हमारा शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्ट मतलब कमी पड़ जाती है बेटा, शॉर्ट पड़ जाता है किसी चीज का, क्लियर। जैसे कि आपके कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थियों में से कोई भी 2 बच्चे निकल के चले जाए उसमें से, तो उनका स्थान खाली हो जाएगा, तो शेष 48 बच्चे रह जाएंगे। तो 2 बच्चों की कमी होगी, तो उसी को क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं, क्लियर। और जो फ्रैंकल दोष होता है, फ्रैंकल दोष में बेटा क्या होता है कि इसमें जो आयन होता है वो अपने जालक को छोड़कर जाता नहीं है, परंतु अपने मूल स्थान को छोड़ करके उनके अंतराकाशी स्थानों में जाकर के बैठ जाता है, पूर्णतः मतलब क्रिस्टल जालक को छोड़ करके नहीं जाता है, क्लियर। तो इसमें जिस तरीका से माने कि आपके कक्षा में कुल विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों में से 2 या 1 बच्चा उठ करके अपने स्थान से
दूसरे फ्रेंड के पास चला जाता है तो वहां के बातें करता है तो उनके साथ में फ्रैंकली हो जाता है, परंतु अपनी क्लास को छोड़ करके नहीं जा रहा है, बस स्थान छोड़ करके जा रहा है और खाली स्थान में जाकर के बैठ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर क्या, जरूर याद करके जाना। आपने जहां से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा हो या ट्यूशन में पढ़ा हो या आपने मॉडल से पढ़ा हो या अनसोल्ड से पढ़ा हो, किताब से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, परंतु याद जरूर करके जाना। जहां का भी आपके याद हो उसी को आप पक्का कर लो कि हमारे ये याद है और उसी को लेकर के जाना है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, ये आपका एक क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक है। तो यहाँ से क्या होता है कि प्लस माइनस अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ से प्लस चला जाए अपने स्थान को छोड़ करके और इसी तरीका से ये माइनस चला जाए, यानी कि समान संख्या में जाते हैं। बेटा ये भी बात आपको याद रखना है, जैसे आपका ये प्लस चला गया और ये माइनस चला गया तो इसे आज की क्या बन गई, ये दो रिक्तियां बन गई। क्या बन गई? रिक्तियां। तो यहाँ की क्या हुआ कि शॉर्ट पड़ गया, इसलिए इसको क्या करते हैं, दो बंदे की कमी होगी यहाँ पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट की। क्या बोलते हैं? शॉर्ट की। और यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाते, परंतु क्या हो जाता है कि रिक्त स्थानों में जाकर के बैठ जाते हैं, यहाँ से जाकर के बैठ जाते हैं। देखिए कैसे, आपको बता दें, जैसे कि यहाँ से ये खाली स्थान है तो यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के बैठ गया तो रिक्ति यहाँ बन जाती है, परंतु ये अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाता है। तो ये जो अंतराकाशी स्थान बोलते हैं यहाँ पर, जहां पर आया ये अंतराकाशी स्थान, तो अंतराकाशी स्थान में हो गया, परंतु जालक को छोड़ करके बाहर नहीं गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि फ्रैंकली हो रहा है, अपने घर को छोड़ करके नहीं जा रहा है उसी कक्षा में। क्लियर? यानी कि घर को नहीं, कक्षा की बात करें तो कक्षा में ही है। क्लियर? तो इसलिए क्या है ये। अब बात करते हैं कि इसमें से, इस चैप्टर में से आंकिक प्रश्न किस तरीका से पूछे जाते हैं। तो आंकिक प्रश्न बड़े आसान से पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो जैसे कि घनत्व की गणना करना होता है, ये रो या डी से हम देखते हैं कि घनत्व को यहाँ पर आपको डी से रिप्रेजेंट कभी कभी हो जाता है, परंतु रो से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं जो घनत्व होता है। जैसे कि मैंने घनत्व का सूत्र आपको बताया था अभी, क्या बताया था बेटा? आपको पता है ना कि रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की 3 इंटू एन ए, और एन ए बराबर अवोगाद्रो संख्या। मैंने अभी बताया पीछे आपको। क्लियर? और कैसे क्वेश्चन पूछता है कि घनत्व की गणना करवाता है कहीं कहीं, और कहीं पर करवाता है कि एक सेल या कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या जेड बराबर कितनी होती है, तो इसी सूत्र की सहायता से आप जेड का मान भी निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी तरीका से पूछता है कि इकाई सेलों यानी कि कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होती है, एन ए अवोगाद्रो संख्या को पूछता है, तो आप अवोगाद्रो संख्या भी इसी सूत्र से निकाल देंगे। क्लियर? इसी तरीका से बात करता है कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई क्या है, जो a है। ये देखिए आयतन है ये a की 3, तो ये किससे मिलकर के बना है? a गुणा a, यानी कि a की गुणा 3 बार करिए, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो आयतन होता है। तो इसी तरीका से प्रत्येक कोर की जो लंबाई होती है वो क्या मानी जाती है बेटा? a मानी जाती है। तो इसकी पूछ लेगा आपको कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई क्या है, पूछ लेगा आपसे कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना है, a की 3 यानी कि आयतन कितना है। क्लियर? तो ये आपको इसी सूत्र से सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी। अपना मॉडल पेपर जो भी आपका मॉडल हो उसमें से आप एक एक न्यूमेरिकल को हल करके जाएं अच्छे से, और आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी तैयारी कैसी है। हम आपकी कमेंट को पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है? तो आप उसमें लिखें कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कहां से हैं, ये भी आप अपना पता उसमें लिखेंगे। क्लियर? जिससे कि हमको पता चल जाए कि हमारी वीडियो को कहां के बच्चे देख रहे हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।